हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जूही एकेडमी में, जहां हम सब लोग मिलकर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, हर एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते भी हैं। तो चलिए हो जाइए शुरू, अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए और आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, राइट, और हमने ये भी समझा था कि कैसे दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री बन जाता है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल जैसे कॉन्सेप्ट भी किए थे। आज हम उसी के आगे का कुछ पार्ट करने जा रहे हैं। यस, सोचो सोचो कौन सा पार्ट? पैरेलल लाइंस, एब्सोल्युटली। हमने आजकल देखा तो है कि रेलवे ट्रैक्स हो या टेबल की लेग्स, ऑल आर इन पैरेलल लाइंस। इवन कई बार रेसिंग करते टाइम भी हमारे पास क्या मिलती है, हमें पैरेलल लाइंस। बट ये पैरेलल लाइंस है क्या? तो उसे शुरू करें उससे पहले कर लेते हैं अपने टॉपिक का छोटा सा रिकैप। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने ये बताया था कि अगर कोई लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जो कि एक स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर मेरे पास एक परपेंडिकुलर लाइन हो और उसके इंक्लाइन एक दूसरी लाइन हो तो ये दोनों लाइंस मिलकर अपने बीच में क्या बनाती हैं? एक एंगल बना लेती हैं। और अगर हम कहें यहाँ पर ये क्लॉक्स के दो नंबर्स के बीच में कैसा एंगल बन रहा है? अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो रहा होता है तो वो एक एक्यूट एंगल होता है। और अगर इन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जैसा कि यहाँ पर क्लॉक में हो रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। इसके अलावा हमने ऑब्ट्यूज एंगल का कॉन्सेप्ट भी किया था। और एक स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल्स का सम बोलो 180 डिग्री। तो यहां पर अब एक x की वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया, जल्दी जल्दी बताएंगे। 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ x। अब सोचो 180 में से 54 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। सो आसान था ना प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट। अब आगे की कहानी देखते हैं। पैरेलल लाइंस, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, चाहे ये सीढ़ियों के ट्रैक्स हो या फिर इस तरीके की ट्रैक्स जो कि एक बीच की लाइन से कट रही है, यानी कि इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, या फिर कुछ ये ट्रैक्स, ये सभी लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। सो इन जनरल हम बोलेंगे दोज लाइंस दैट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली and have the same distance between them। ऐसी ही लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। यानी कि अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करती जा रही हूं और इसके बाद दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करती जा रही हूं, तो खुद सोचो अगर मैं इस लाइन को बैकवर्ड ले जाऊं और इस दूसरी लाइन को भी बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर लेंगी? इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो पैरेलल लाइंस होने की क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइंस होने की ये कंडीशन है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल, चाहे किसी भी एंड पॉइंट पर ले लो, एक इक्वल डिस्टेंस पर ही दूर रहेंगी। आप इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो पहली बार डिस्टेंस d देखेंगे वही डिस्टेंस एक इनफाइनाइट दूरी पर भी देखने को आपको मिलेगा। यानी कि रेलवे ट्रैक्स भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। बिल्कुल। सो रेलवे ट्रैक्स हो या फिर इस तरीके की रोड्स, ये सारी लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। अब समझने वाली बात यह है कि इन पैरेलल लाइंस में एक ऐसी लाइन भी होती है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर मैं कह रही हूं कि मेरी रे P इस Q के क्या है? पैरेलल है, तो इन दोनों को काटती हुई लाइन जो जा रही है वो क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इसी के अलावा अब दो लाइंस पैरेलल है ये तो हमने बता दिया है ना, कह दिया कि भाई इनफाइनाइट टाइम देख लो, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। बट मैथमेटिकली क्या प्रूफ करें? क्या कोई इसके और ऑप्शंस हैं, कोई रिजल्ट्स हैं पैरेलल लाइंस के? चलिए देखते हैं।
सो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कहते हैं कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बट अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या? मेरी पहली लाइन है P और इस फर्स्ट लाइन के ऊपर का एंगल देखो, एंगल 1 बना। दूसरी लाइन है Q, Q के ऊपर भी एंगल बन रहा है, एंगल 2। सो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे एंगल्स जो दूसरी तरफ से भी देखो तो सेम लेवल पर दिखे, या फिर जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि एंगल 1 इस P लाइन के ऊपर है तो एंगल 2 भी इस Q लाइन के कहां है? ऊपर है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के क्या हुआ? बराबर हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल, यानी कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर हो जाता है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर हो जाता है एंगल 4 के। क्लियर है आप सभी को? इसके अलावा अगर मैं कहूं कि एंगल 5 और एंगल 6 में कोई रिलेशनशिप बताओ, तो खुद देखो, एंगल 5 P लाइन के कहां है? नीचे, और एंगल 6 Q लाइन के कहां है? नीचे। तो यानी कि अगर 5 और 6 दोनों ही हमारी लाइंस के नीचे है तो ये भी क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिंगो। इसी तरीके से एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। सो ये हुए हमारे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहली प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे की पैरेलल हैं तो इनमें एक Z पैटर्न जरूर बन रहा होगा। Z पैटर्न का मतलब है कि भाई हमने यहां से Z बनाया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप जनरली देखो, जब हम Z लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, Z फॉर जिब्रा, राइट? पर कौन कहता है कि Z पैटर्न हम ऐसे नहीं बना सकते? ये भी तो एक Z पैटर्न है, बस एक उल्टा Z पैटर्न है, राइट? कौन कहता है कि Z पैटर्न ऐसे नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सो अब इस Z पैटर्न के अंदर भी एंगल्स आते हैं। जैसे ये एंगल आ गया हमारे पास, एंगल 1 मान लेते हैं इसे, और यहां आ गया एंगल 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इस Z के अंदर ये एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं। सो ऐसे ही एंगल्स को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर क्योंकि ये अंदर की तरफ है इसलिए ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस P और Q में एक ट्रांसवर्सल T से कटने के बाद एक Z पैटर्न बना रहे हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। बट व्हाट अबाउट देयर एक्सटीरियर? ये वाला एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4। सो एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल सही बात, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी Z पैटर्न के ऑपोजिट आउटर साइड पे आ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि इफ P is parallel to Q, then pair of alternate interior angles are equal. अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पर हमने ये Z बना दिया और ये हमें पता चल गया एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. Also at the same time alternate exterior angles are equal. So exterior angle में एंगल 3 भी किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के। अब एक और Z पैटर्न देख लो। अब अगर ये Z पैटर्न ऐसे भी तो बनाया जा सकता था। अगर हम ये Z पैटर्न इस व्हाइट लाइन के अलोंग बना देते तब भी तो ये Z पैटर्न है। अभी तो मैंने बोला उल्टा Z पैटर्न भी अलाउड है। सो इसके अंदर आने वाला ये एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। तो हमने लिख दिया जी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और सोचो सोचो,
क्या एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे? बिल्कुल। सो एक्सटीरियर एंगल 7 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 8। तो हमने क्या देखा इस सेकंड प्रॉपर्टी में? इफ लाइंस P and Q are parallel to each other, then pair of alternate interior as well as pair of alternate exterior angles are equal। पेयर से याद रखना 1 2 इंटीरियर का ही पेयर है, 7 8 एक्सटीरियर का ही पेयर है। इंटीरियर एक्सटीरियर के पेयर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही खास प्रॉपर्टी मानी जाती है क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे पैरेलल लाइंस के रिजल्ट प्रूव हो जाते हैं। अब खुद सोचो कि मैं बोल रही हूँ दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर बार सेम रहने वाला है। अगर डिस्टेंस सेम रहने वाला है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, राइट और नॉट? अगर मैं कहूं ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन P और Q को काटते हुए जा रही है और इन पैरेलल लाइंस के बीच में इनफाइनाइट तक चलते जाओ, डिस्टेंस हर बार सेम रहेगा, तो इसका मतलब कोई लाइन ऐसी भी होगी जो स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन कर रही होगी, राइट? सो यहां पर कहा जाता है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 सेम साइड, आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इन दोनों एंगल्स का सम किया जाए, एंगल 1 को एंगल 2 में ऐड कर दिया जाए और आंसर आ जाता है जी 180 डिग्री, तो आप कहेंगे कि हाँ कंफर्म है ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री बनेगा ही। बट रीजन क्या लिखेंगे? देयर आर रीजन। फर्स्ट रीजन इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स on the same side of transversal, mark my word, on the same side of transversal is 180 डिग्री। अब कई बार हमें कंफ्यूजन ये भी होती है कि हमने ये 2 एंगल यहां से हटा दिया और हमने कह दिया ये वाला एंगल 2, सो 1 और 2 का सम 180 होगा। क्यों होगा भाई? अभी तो हमने Z पैटर्न किया और Z पैटर्न हमें बोल रहा है कि ये तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया और 1 और 2 का सम 180 होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर यही 2 मैं यहां पर सेम साइड पर बना देती हूं तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और एक और रीजन भी लिख सकते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर अंदर के एंगल्स हो गए एक सेम लाइन पर आने वाले, ठीक है, इनका सम भी 180 डिग्री रहेगा। अब चलिए प्रॉपर्टीज तो सीख ली हैं। क्या क्या सीखा? अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो Z पैटर्न बना दो और Z के अंदर वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, Z के ऊपर बाहर वाले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जब भी ऐड होंगे क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। और ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स भी बोलेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रहा है कि इफ इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, अगर हमारी लाइन AB CD के पैरेलल है, बहुत बढ़िया, और एंगल 160 डिग्री का है, तो यहां पर हमने लिख दिया है एंगल 160 डिग्री का, तो हमें एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। सोचो सोचो, अभी अगर हमने करा था कि अगर AB लाइन CD के पैरेलल है तो हमारा गिवन क्या है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए? AB is parallel to CD and angle 1 is equals to 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब फाइंड करना शुरू करते हैं, यानी कि हमारा सॉल्यूशन। देखिए अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है इतनी खास प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आप 1 मार्कर सॉल्यूशन में तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है, बिकॉज एज पर हमारा सिलेबस काफी कुछ डिलीट हो गया है, तो अगर यही क्वेश्चन सेम 2 मार्क्स में आ जाता है तो प्रेजेंटेशन तो चाहिए ना मेरे दोस्त, इसीलिए प्रेजेंटेशन का बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन कैसे होगा।
अभी भी मैंने बताया अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो लाइन के देखो ऊपर बन रहा है एंगल 1 और 2 भी लाइन के कहां बन रहा है, ऊपर। सो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। कौन से फॉर्मूला से, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं एंगल 3। अब एक बात याद करो मेरे प्रीवियस लेक्चर की कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कैसी लाइंस बन जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू अगेन 60 डिग्री। क्या रीजन बताएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद हमारी एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें चाहिए एंगल 4 की वैल्यू। आप इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी देख सकते हैं कि अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन पर अभी रिवाइज करवाया मैंने कि स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री। और अगर दो एंगल्स आते हैं स्ट्रेट लाइन पर तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। अब कोई बच्चा अगर पूछेगा कि क्या मैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूं, आप वो भी लिख सकते हैं, बट याद करो मैंने बताया था कि अगर एक पेयर है तो आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं। सो अब यहां से हमारा एंगल 1 हो गया 60 डिग्री का, एंगल 4 निकालना है हमें 180 डिग्री के बराबर हो गया। सो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी एंगल 4 की, 120 डिग्री। तो देखिए हमारे एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ढंग से समझिए और सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है इफ AB इज पैरेलल टू CD। अब यहां पर भी AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, देन फाइंड X। आपको डायरेक्टली पूछ दिया गया है कि X की वैल्यू निकालिए। अब यहां पर भी नोटिस करो कि इस AB लाइन के ऊपर ही हमारा एंगल आ रहा है 3x माइनस 20 डिग्री, और CD के भी ऊपर ही आ रहा है और दोनों सेम साइड पर भी है। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल्स हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में 3x माइनस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10 डिग्री के, राइट। इसके बाद x वाली वैल्यू उसको x के पास ले जाएंगे, तो 3x माइनस 2x। देखो ये 2x यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x। अब ये 10 डिग्री तो अपने घर पर ही बैठा रहेगा, ये जो माइनस 20 डिग्री है ये जाएगा दूसरे के घर पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 20 प्लस 10 कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और 3x में से 2x किया तो कितना बचा, x। लो जी, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया सॉल्व और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है। ये वाली जो AB लाइन है ये CD लाइन के पैरेलल है, ओके जी। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम किसी एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे डिस्टेंस तक, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हर बार सेम रहने वाला है। और ये मैंने इसलिए भी किया है ताकि हमें पिक्चर का एक व्यू दिख जाए, राइट। अब आगे की कहानी देखते हैं। BC इज पैरेलल टू ED, ओके। ये BC लाइन ED लाइन के पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब सोचो एक बात, अगर मेरी ये BC लाइन ED के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्योंकि अभी अभी तो हमने किया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो CD एक क्या बन गई उनके लिए बेटा, ट्रांसवर्सल।
और अगर ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर ही आपका 75 डिग्री का एंगल आ रहा है और रिमेनिंग एंगल ब्लू आ रहा है। अब देखो इस एंगल को मेंशन कर देते हैं, लेट दिस एंगल बी वाई, क्योंकि ऊपर हमारा एक्स है, हम एक्स नहीं दे सकते, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस BC is parallel to DE, therefore angle EDC। देखो अगर आप पूरा एंगल की बात कर रहे हो तो याद रखना जिस भी एंगल की बात होती है वही एंगल बीच में आता है, आसपास उसकी आर्म्स आती हैं, ठीक है। सो EDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब EDC की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, प्लस DCB की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए, y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना आंसर आ गया, 105 डिग्री। तो ये तो आप लोगों का y आ गया, पर क्या हम लोगों से y पूछा गया है, नहीं। ध्यान दो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो लाइन z बना देंगी, अब ये CD, CB और AB, अगर AB ऑलरेडी CD के पैरेलल है तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Z बना रहे हैं ना। एक बार देखो ये Z ऐसे भी तो हो सकता है, किसी एक एंगल पर मैंने Z की डायरेक्शन पलट दी, अब यहां पर मैं Z की डायरेक्शन को पलट कर दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ये लो जी, अभी बताया था ऐसा Z बन सकता है। अगर इसको एक और बार देख लो, ये भी Z है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये लो ऐसे देख लो, तो अल्टीमेटली क्या है, Z पैटर्न। सो जहां Z पैटर्न बनेगा वहां पर क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू थी, 105 डिग्री, रीजन बीइंग पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये सारे रिजल्ट ट्रू हैं, बट अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो तो, अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो इन तीनों में से कोई सा भी एक रिजल्ट फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई इस रिजल्ट की वजह से मेरी दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। तो यानी कि ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे तो तीन तीन लाइंस पैरेलल हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, सोचो, थोड़ा सा सोचते हैं। देखो एक जेड तो मैम बना हुआ दिख रहा है मुझे, है ना, ये देखो ये ए बी और सी डी की वजह से जेड बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि अगर ये एंगल ए बी सी 70 डिग्री है तो बी सी डी भी बोलो 70 डिग्री ही होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी चीज ध्यान से देखो, ई एफ सी का, ई एफ भी आपके सी डी लाइन के पैरेलल है। अब इस पैरेलल लाइंस में अगर मैं इस एंगल को y डिग्री मान लूं तो मैं क्या कह सकती हूं कि सीई एक ट्रांसवर्सल है। देखो बच्चों, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में एक साथ ही सारी चीजें सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को तोड़ लो। अगर जैसे मैं इसके एक पार्ट को तोड़ लूं तो इसका एक पार्ट होगा मेरा ई एफ, फिर इसमें ये ट्रांसवर्सल एंड देन ये वाला पार्ट सी डी। देखो अब अभी भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइंस को काटती हुई एक लाइन क्या हो गई आप लोगों की, ट्रांसवर्सल हो गई। देखो अब कुछ कुछ पिक्चर दिख रही है, बिल्कुल। अब अगर हमें पिक्चर दिख रही है सही और ये एंगल 130 डिग्री है
तो ये वाला एंगल तो मेरे लिए आसान हो गया ना भाई, मैं को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये एंगल निकाल सकती हूँ। अब जल्दी बोल दो, दिमाग में इतनी कैलकुलेशन चल रही होगी। 50 डिग्री, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी या डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। बट अभी क्या ये सॉल्यूशन सही है? नहीं, इसके ऊपर पहले हमारा गिवन आएगा, फिर हमारा आएगा टू फाइंड, देन हम बोलेंगे सॉल्यूशन में सिंस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी एंड सी ई इज द ट्रांसवर्सल। अब अगर सीई ट्रांसवर्सल है तो इसके बाद हम लिखेंगे y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब अभी देख लो z पैटर्न बन रहा था, तो हम यहां पर बोलेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है, दिस इंप्लाइज एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल BCD के पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कॉन्सेप्ट से। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो एंगल ABC की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। और BCD कैसे बन रहा है? x प्लस वाई को मिलाकर, x प्लस वाई, और y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है? 50 डिग्री। सो 70 इज इक्वल्स टू x प्लस 50 डिग्री, जिसकी वजह से हमारा यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई? 20 डिग्री। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो हमें एक्स वाई एंड जी की वैल्यू निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं फिर निकालना। अब देखो, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक चीज नोटिस करो सबसे पहले क्या यहाँ पर Z पैटर्न से कुछ काम हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल। सो y की वैल्यू भी हमारी कितनी बराबर हो गई? 75 डिग्री, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हम लोग अब 125 डिग्री के भी वैल्यू का यूज करेंगे। अब अगर मैं यहां पर देखूं AE, इस AE वाली लाइन को देखो, फिर ये EG एंड देन GD। अगर AB लाइन CD के पैरेलल है तो क्या ये AEG एंगल EGD के बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये भी तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं ऑल्सो एंगल AEG, देखो E एंगल था, E एंगल पर पूरी वैल्यू है, इसलिए इस एंगल को बीच में रखा, A और G इसकी आर्म्स हैं, ठीक है, बराबर हो गया एंगल EGD के, EGD के। सो AEG दो एंगल्स के सम से बन रहा है 75 प्लस Z इज इक्वल्स टू 125 डिग्री हो गया, और Z की वैल्यू यहां से क्या हो गई? 75 डिग्री, यहां प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। 125 डिग्री माइनस 75 डिग्री, सो कितनी वैल्यू आ गई? 100 में 75 गया, 25 डिग्री, 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 डिग्री। तो Z की हमारी वैल्यू क्या हो गई? 50 डिग्री। तो हमने Z भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग? Y आ चुका है, हमारे पास सीधा सीधा बचा है सिर्फ और सिर्फ X। तो याद करो भाई, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल्स का सम 180। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू
180 और y की वैल्यू ऑलरेडी 75 डिग्री है। हम यहाँ पर कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। सो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y, और 180 डिग्री में से अगर 75 डिग्री को माइनस किया जाए तो बच जाएगा 105 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे x की वैल्यू है 105 डिग्री। सो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपने सेशन को एंड। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझे भी होंगे और साथ साथ नोट डाउन भी किए होंगे, बट होमवर्क इज ऑलवेज देयर। तो चलिए कुछ होमवर्क के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे, और अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो हमें ये भी बताइए ताकि हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर भी एक वीडियो बना सके। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से पढ़ाई करके कुछ अच्छा सीखिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन इसलिए दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच।